प्रकृति की शांति सोचती जरूर होगी कि काश मैं भी चिल्ला पाती। हमारा देश गवाह है ऐसे इतिहास का जहां पर एक नारी अपमान की वजह से इतना बड़ा युद्ध महाभारत हो गया था, जिसकी वजह से भगवान को स्वयं इस युद्ध का केंद्र बनना पड़ा था। और आज उसी देश में ना जाने कितने रेप रोज होते हैं। पर क्या हमारा समाज अभी भी जागरूक है? मान लिया उसके कपड़े छोटे थे, मान लिया वो आधी रात में बाहर थी, बट उस बच्ची का क्या जो 3 साल की थी, या फिर उस बूढ़ी औरत का क्या जो कि 80 साल की थी और अपनी लाइफ के आखिरी पार्ट में है, उसका रेप हो गया। और उस लड़की का क्या जो 30 साल की महिला और अपनी जॉब करने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और उसके साथ ऐसा घिनौना अपराध होता है कोलकाता में। और इसी कोलकाता केस को और बारीकी से जानने के लिए मैंने इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे शशांक शेखर झा जी को, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। और मैंने उनको इनवाइट किया अपने फ्लैट पे, अपने स्टूडियो में, ताकि हम उनके साथ इस केस के ऊपर और बारीकी से जान पाए कि क्या क्या वहाँ पर हुआ था, कैसे वो सारी घटना, कौन कौन उसके पीछे है, क्या चीज़ें वहाँ पर चल रही है, और ऐसे ये चीज़ें जब होती है तो सरकार क्यों इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले पाती, और हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस मुद्दे पे, तो उसके ऊपर और जानेंगे। तो आओ मिलते हैं शशांक शेखर झा जी से। इससे पहले भी अपन डिस्कस कर रहे थे, मेन मुद्दा जो है आज के पॉडकास्ट का वो ये है कि हमें जो चीज़ें पता होती है ना, वो किस लेवल पे पता है। मैंने इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देख ली, या मैंने सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे वीडियो देख ली और मुझे वहाँ से नॉलेज मिल गई, बट डिटेल में क्या हो रहा है वहाँ पर, कैसे वो केस की डिटेलिंग क्या है, उसमें कौन पर्सन का क्या रोल रहा है, वो मुझे जानना है आपसे। तो थोड़ा मुझे उसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल बताओगे उसके बारे में। चिराग भाई देखिए, 2 तरीके की घटनाएं होती हैं कहीं भी किसी भी समाज में। एक होता है घटना होना, जो कि अनफॉर्चुनेट होता है, कोई भी अगर दुर्घटना हो रही है तो खराब हो रही है। दूसरा, उस दुर्घटना को किस तरीके से स्टेट लेती है। ये 2 एंगल। यहाँ कलकत्ता का मामला है। कलकत्ता क्या है? कलकत्ता वन ऑफ द मेट्रो सिटी है, टॉप 4 सिटीज ऑफ इंडिया है। वर्ल्ड ग्लोबल आप में लेवल में देखो तो बंगाली लैंग्वेज को टॉप 10 लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। उसका जो केंद्र है वो कलकत्ता है। तो कलकत्ता में अगर कोई घटना हो रही है तो बड़ी होगी। उसमें अगर इस तरह की घटना हो रही है तो ये घटना क्या है समझिए। इसमें एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ना सिर्फ रेप होता है, बल्कि जानवरों जैसा व्यवहार होता है। उसको मारा जाता है। जो उसका पोस्टमार्टम उनका रिपोर्ट आया है उसमें दिखाया गया कि आंख से खून निकल गया और इस तरीके की, मतलब एक बहुत जघन्य अपराध हुआ। ठीक है। जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था वो मेरे पास उसका एक स्क्रीनशॉट बड़ा है, मैं चाहे वो लगा भी दूंगा। उसमें बहुत सारी चीजें थी, आंखों से चाहे फिर वो प्राइवेट पार्ट्स हो, उसमें सब सारी चीजें मेंशन है। करेक्ट। तो ये अनफॉर्चुनेट था, कोई डाउट नहीं है। ये मामला जब आया सामने में और जब इसके ऊपर प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ, लोगों ने बोलना शुरू किया, तो क्या हमने देखा कि ये मामला हाईकोर्ट गया। ठीक है। कलकत्ता हाईकोर्ट गया। कलकत्ता हाईकोर्ट में मांग रखी गई कि भाई सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो स्टेट ने बोला कि नहीं, सीबीआई इंक्वायरी मत दीजिए आप। और यहां से शुरू होता है कि कवर अप कैसे करने की कोशिश की गई, या ये मामला आज भी क्यों चल रहा है, 21 दिनों के बाद भी ये मामले पे हम क्यों बात कर रहे हैं। वहां पे हुआ कि स्टेट ने बोला कि नहीं, हमको 1 हफ्ता दे दीजिए एटलीस्ट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला कि जो तथ्य सामने दिख रहे हैं उसको देखते हुए हमको लगता नहीं कि आपको 1 हफ्ता देना चाहिए। क्या तथ्य सामने दिख रहे थे? जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल था उस पर डाउट था कि भाई उसके निगरानी में गड़बड़ी हुई है। उसको आपने सस्पेंड करने के बजाय दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया रातों रात ही। ठीक है। बेसिकली एक जो स्टेट पैट्रोनज या स्टेट जैसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है वो दिख रहा था। दूसरा आपने क्या किया कि वहां पे बात हुआ सीबीआई इंक्वायरी, तो जब स्टेट लड़ रही थी और कहीं 1 हफ्ता, तो उस हाईकोर्ट ने मना कर दिया। तो स्टेट ने कहा कि हमको 1 दिन का मौका दीजिए, 1 दिन दे दीजिए, हम उसके बाद करेंगे। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि हम 1 भी दिन नहीं देंगे, हम सीबीआई की इंक्वायरी आज ही देते हैं। और अगर सीबीआई की इंक्वायरी दिन में 3 बजे मिली तो शाम में 6 बजे उसी रूम का जहां पे घटना हुई है उसके बगल वाले रूम को तोड़ दिया गया। क्या बोल के तोड़ा गया कि वहां पे हम टॉयलेट बनाना था, जो बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट में वापस मैटर है। आप सोचिए इतना गंभीर कोई विषय हो जहां पे किसी की हत्या हो जाती है एक हॉस्पिटल में किसी यंग डॉक्टर की ऑन ड्यूटी, और जब मैटर हाईकोर्ट में गया हुआ है, कलकत्ता हाईकोर्ट में सीबीआई की डिमांड हो रही है और सीबीआई मिल गया, क्या उसके बाद आप उसके बगल वाले रूम को तोड़ेंगे टॉयलेट बनाने के लिए? जो आज तक नहीं हुआ वो अब करेंगे। तो बेसिकली ये वो पूरा प्लान इस तरीके से दिखता है प्राइमा फेसाई कि आपने बेसिकली जो
क्राइम का जो जगह है उसको आप बेसिकली गड़बड़ कर रहे हैं, वहां से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी उसके लिए लताड़ा था इनको। ये होता है और इसके बाद सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है, सीबीआई पहुंचती है। आप देखिए उसके बाद क्या होता है, 14 अगस्त की रात हम 15 अगस्त का वेट कर रहे हैं कि भाई 15 अगस्त है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, लाल किले पे पताका फैलाएंगे, तिरंगा लहराएंगे। ठीक है, ये वही बात थी कि 1947 में रात में हम वेट कर रहे थे कि नेहरू जी आए और अपना स्टेटमेंट पढ़ा। यहाँ पे रात में 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में जब कलकत्ता के उस हॉस्पिटल के बाहर में कॉमन पब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि अदरवाइज रोड पे नहीं उतरता क्योंकि सोफिस्टिकेटेड क्लास है, वो उतरा और वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है, जहाँ की पुलिस ऑफिशियल्स भी वहाँ प्रेजेंट है क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है, मीडिया भी है वहाँ पे। अचानक से 7,000 लोगों की भीड़ ट्रक में, बसों में, गाड़ियों में भर भर के आ रही है, डंडे लेके वो घुसी और उस हॉस्पिटल के एक पर्टिकुलर फ्लोर को जाके तोड़ ताड़ दिया। तो अपेरेंटली मतलब बाद में सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील ने कहा, सीबीआई के वकील ने, कि 500 लोगों को अगर एक ऑडिटोरियम में भरना हो तो कितना डिफिकल्टी होता है हमको पता है। 7,000 लोग रात में 2 बजे 3 बजे अगर आके किसी को बिल्डिंग को तोड़ दें तो ऐसे संभव नहीं है। मैं उस रात में खुद काम कर रहा था, किसी केस पे काम कर रहा था, और मैं 3 बजे अचानक से जब मैंने मोबाइल खोला अपना काम में ब्रेक लेके, मैं देख रहा हूँ कि रात में अटैक हो रहा है एक, और यहाँ पे मतलब एक व्यक्ति था वो लिख रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई है तो जागो क्योंकि हम मर जाएंगे। हमने भी ट्वीट किए, भाई हमने तो वो देश देखा है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रात में 3 बजे उठती है कि किसी कसाब को फांसी ना हो जाए या किसी ऐसे व्यक्ति को फांसी ना हो जाए जो एंटी इंडिया रहा हुआ है। तो ऐसे समय में हम भी उम्मीद करते थे कि भाई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीजीआई रात में उठे। उस दिन नहीं उठे, 2 दिन के बाद उठे। सुप्रीम कोर्ट में सुगो मोटो आया। सुप्रीम कोर्ट में आया, आप सोचिए कि इस घटना के साथ कितना गलत हुआ है कि उस फैमिली को जिसकी डेथ हुई है उसको आपने ऑफर दिया हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे, और उसके अगेंस्ट में आपके तरफ से जो वकील खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप उसको 20 लाख 25 लाख रुपए हर हियरिंग का दे रहे हो। 20-20 वकील खड़ा कर दियो, किस लिए? क्या छुपाना चाह रहे हो? जो बॉडी, जो डेड बॉडी जब मिला था वो सुबह 9 बजे मिला था। एफआईआर रजिस्टर हुआ रात में 11:45 पे। 9 बजे से 11:45 का जो टाइम लिमिट होता है वो 12 घंटे से ज्यादा का है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पारदीवाला का स्टेटमेंट है, हाई कोर्ट, वो बोलते हैं कि मैंने 35 साल के करियर में ऐसा आज तक देखा ही नहीं है कि इतना लंबा कोई ड्यूरेशन लिया गया हो कि बॉडी अगर 9 बजे मिली है और हॉस्पिटल के अंदर मिली है, पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद एफआईआर हो रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? देखिए बहुत सारा एंगल हो सकता है। मेरा मानना है कि कोई भी घटना, चाहे कलकत्ता की हो, बेंगलोर की हो, दिल्ली की हो, राजस्थान की हो, कहीं की भी हो, कोई भी रेप जैसी घटना छोटी नहीं होती। निर्भया कांड के बाद हमने एक सबक लिया कि किस तरीके से ऐसे मामले में हमको तरीके से एक जवाबदारी बनानी चाहिए। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से हमने देखा कि प्रिंसिपल को जिस तरीके से बचाया गया, या एक व्यक्ति का नाम लेके कहा गया कि यही व्यक्ति जिम्मेदार है, हमने इसको पकड़ लिया। अरे भाई वो गैंग रेप दिख रहा है, आप एक व्यक्ति को कैसे कर सकते हो? जो जिसकी डेथ हुई है उसके माता पिता को अपने हॉस्पिटल में ये बोल के बुलाया कि सुसाइड कर लिया है, और उसका 4 घंटे तक उसको बॉडी नहीं दिखाई। और सबसे वियर्ड चिराग भाई क्या बात हुई है, क्योंकि आप मेरे से पूछे सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम लिखते हैं सोशल मीडिया पे, इस मामले में मैं लिख रहा हूँ। कलकत्ता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस और उनके साइबर पुलिस का पूरा जो ध्यान था वो ये था कि कोई अगर इस मामले में बात लिख रहा है तो हम उसको नोटिस भेजेंगे। कोई अगर ये लिख रहा है कि 10 लोग, अगर मान के चलिए 10 लोगों ने अटैक किया, 7,000 लोगों ने अटैक किया, और किसी ने लिख दिया 8,000 लोगों ने अटैक किया, तो उसको नोटिस भेज देंगे। किसी ने लिख दिया कि भाई ये घटना ऐसी हो रही, तो उसको नोटिस भेज देंगे, उसके घर पुलिस भेज देंगे। ऐसा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट को यह बोलना पड़ गया कि स्टेट को ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए लोगों के प्रति जो इसके ऊपर आक्रोशित और बात कर रहे हैं। हुआ क्या? लेकिन उसके बाद भी आज से 4 दिन पहले जब कॉमन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट लेकर जा रहे थे, उनके ऊपर ना सिर्फ पानी की बौछारें हुई, उनको लाठी डंडे से मारा गया है, उनको अरेस्ट किया गया है। मतलब ये इस तरीके की घटना है। मतलब मेरे को ये लगता है विचित्र बात कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री इस देश की अगर कोई है तो ममता बनर्जी है। उनसे अपेक्षित है कि वो महिलाओं को लेके ज्यादा सजग हो, उनके खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसको लेके ज्यादा वो सही से निर्णय ले सके। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे हमने देखा है वेस्ट बंगाल में, मुझे लगता है कि बहुत गलत है, और इस तरीके का व्यवहार किसी भी स्टेट में होता है उसके खिलाफ है, नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ हुआ है। अभी काफी न्यूज चैनल में ये मतलब बताया नहीं जा रहा है, या फिर ये कंफर्म नहीं है कि ये रेप है या गैंग रेप है, तो इसके ऊपर कुछ बताओ थोड़ा सा। मतलब आपको क्या लगता है इसके अंदर? देखिए मेरा मानना है कि ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या है और क्या नहीं है। मैं कहता हूं कि रेप हो या गैंग रेप हो, एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर की तो हत्या हो गई है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है।
आपने अगर एक सही तरीके से दिखाया होता, एक हमारे लॉ में कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो शुड बी सीन टू बी डन। मतलब न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि लगना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। हो सकता है कलकत्ता पुलिस सही काम कर रही हो सकता है बंगाल गवर्नमेंट गलत नहीं कर रही हो, लेकिन आपका जो एक्ट है, आपका जो कंडक्ट है, वो ऐसा नहीं दिखाया अभी तक जिसमें हमको लगे कि आपने सही से काम किया है। आपको माफी मांगनी चाहिए थी उस परिवार से, क्या आपने मांगी? नहीं। आपको कंपनसेशन देना चाहिए था उस फैमिली को, आप 10 लाख ऑफर कर रहे हो। आपको उस प्रिंसिपल पे एक्शन लेना चाहिए जिस पे इस तरीके के एलिगेशन पहले भी लगे हैं। आपने उसको ट्रांसफर करके दूसरी जगह का प्रिंसिपल बना दिया। एफआईआर लॉन्च करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। अभी बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता, जो पार्लियामेंट ने पास किया है, जिसमें और सुदृढ़ किया गया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होने चाहिए। आप उसको, लेकिन जो इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी वो स्टेट पुलिस की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। अगर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस बचाव की मुद्रा में आ जाए, ना कि एक्शन लेने की, और एक्शन ले किसके ऊपर रहा है? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं जस्टिस की। तो इससे दिखता है कि कम से कम आपकी जो मनोकांक्षा या जो आपके अंदर भी जो बात है वो साफ नहीं दिख रहा है। मतलब एक इंटेंशन जो होता है ना, जो कॉमन पब्लिक को चाहिए कि हमारे लिए हमारी सरकार करी है, वो इस केस में एटलीस्ट नहीं है। अगर होता चिराग भाई, तो सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेना पड़ता, कलकत्ता हाईकोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियां नहीं आती, भरोसा ही नहीं रह गया सरकार पे या पुलिस पे इस मामले में। और ये हम छोटे मोटे किसी शहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बंगाल के किसी छोटे से गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम कलकत्ता की बात कर रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं जो कोई रोड चलता कोई गरीब व्यक्ति हो, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बहुत मुश्किल से नीट क्लियर करके आज डॉक्टर बना है, वो ऑन ड्यूटी है, वो किसी का इलाज कर रहा होगा, उसके ऊपर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक टाइम पे एफआईआर तक नहीं कर रहे। तो दिखता है कि बेसिकली आपका जो इंटेंशन वो सही नहीं है। और ये मैं नहीं कहता हूं, सब कोई सरप्राइज है। मैं जिस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, 25,000 डॉक्टर हैं, सबके मन में डर है कि हम जाएं कि नहीं जाएं। ये जिस हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं बंगाल में, वहां पे 750 डॉक्टर हैं, 750 में से 250 डॉक्टर खाली महिलाएं हैं। इस घटना के बाद डर का माहौल इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो 250 महिलाओं को कम करके अब 30-40 महिलाएं हैं वहां पे। टोटल 750 में से मैक्सिमम मेरे को लगता है 90 से 100 डॉक्टर थे, जो आखिरी एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुआ है। तो आप इस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं इस देश में, वो भी तब जब महिला मुख्यमंत्री है वहां की। तो मेरा मानना है कि ये जो पूरा का पूरा कार्यचक्र रहा है इस केस में, वो दिखाता है कि कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट स्टेट गवर्नमेंट का रहा है छुपाने को लेकर। और इसीलिए इस केस में सीबीआई आई है। सीबीआई हर केस में नहीं आती है, इस केस में जो सीबीआई आई है कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट ऑर्डर के बाद आई है। कलकत्ता हाईकोर्ट को विवश होना पड़ा, और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, सीबीआई तो आई, उसके बाद ये अटैक हुआ जो मैंने आपको बताया, 7,000 लोग अटैक किए। सुप्रीम कोर्ट को वहां की जिम्मेदारी पुलिस से हटा के सीआईएसएफ और सीआरपीएफ को देनी पड़ी, क्योंकि विश्वास खत्म हो गया। तो जिस राज्य की पुलिस से, जिस शहर की पुलिस से विश्वास खत्म हो जाए, आप समझिए कि वहां का हालत कितना खराब रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को वहां सीआईएसएफ और सीआरपीएफ को तैनात करना पड़े कि प्रोटेक्शन दीजिए आप। इंस्टाग्राम पे आजकल या सोशल मीडिया वायरल हो रहा है कि ममता जी खुद रैली कर रही हैं वहाँ पर। तो ये तो एक वो खुद रैली कर रही हैं वहाँ पर, वो खुद वहाँ पर जा रही हैं लोगों के साथ, वो बोल रही हैं कि ये चीज़ तो गलत है, ये गलत हुई है। तो फिर छुपाने वाली क्या चीज़ रहती है इसके अंदर, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। किसी भी घटना के अगेंस्ट में या किसी भी मुद्दे के अगेंस्ट में आप रैली कब करते हैं? जब आप संतुष्ट नहीं है वहाँ के किए हुए उसके रिएक्शन पे। कोई एक्शन है, उसका रिएक्शन अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आप प्रोटेस्ट करते हैं। निश्चित बात यही बात। वेस्ट बंगाल में हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल में होम मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। तो मतलब कि बंगाल की हेल्थ मिनिस्टर बंगाल के होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है बंगाल के चीफ मिनिस्टर का रिजिग्नेशन लेने के लिए। इसको तो मैं ऐसे ही समझूंगा, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ छलावा है और कुछ नहीं है। अगर एक्शन लेना था तो उस पुलिस वाले के ऊपर लेना था, उस प्रिंसिपल पे लेना था। अगर एक्शन लेना था तो आपको सही टाइम पे जिसने एफआईआर नहीं किया उस पे लेना था। अगर आपको एक्शन लेना था तो आपको बताना था कि क्यों सीबीआई को ये इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, क्यों लोगों का विश्वास पुलिस पे होना चाहिए। अगर आपको एक्शन लेना था तो आपको उन इंटेलिजेंस वाले पे लेना था जिन्होंने वो 7,000 की भीड़ जब हॉस्पिटल तोड़ रहे थे 14 अगस्त की रात को, जब 15 अगस्त के दिन हम वेट कर रहे थे 15 अगस्त का, उन पे लेना था। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप जबरदस्ती का एक नौटंकी करने की कोशिश, अभिनय करने की कोशिश कि आप रोड पे निकल रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करना था इसमें। मेरा मानना है कि पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में आज वो जो व्यक्ति जिसकी मौत हुई है इतने जघन्य रेप के बाद,
और हम ये डिबेट कर रहे हैं कि क्या वो रेप था कि गैंग रेप था। मेरा मानना है कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरीके का आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता है। आर्गुमेंट ये हो सकता है कि क्या रेप हुआ, क्या सही समय पे उनका इलाज हुआ या पोस्टमार्टम हुआ या एफआईआर हुआ, और उसके बाद क्या सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ। नहीं, आपने तो कवर अप करने की कोशिश की। यही चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब खटकती है दिमाग में जब कोई भी आम आदमी भी सुनता है इस चीज़ को कि मतलब वो रेप था या गैंग रेप था। कायदे में तो रेप भी गलत है और गैंग रेप भी गलत है, दोनों चीज़ें गलत है। बट इससे ये चीज़ मतलब सामने आ रही है हमारे सामने, अगर गैंग रेप था तो कौन पर्सन इन्वॉल्व है। तो मैं इस पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये क्वेश्चन जानना चाह रहा था, इफ़ इट इज़ अ गैंग रेप तो क्या वो सच में एक ही बंदा इन्वॉल्व है उस केस के अंदर, या फिर और भी कोई लोग हैं जो उस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं? देखिए, अभी तो फाइनली सीबीआई का जब से इन्वॉल्वमेंट हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, कलकत्ता हाईकोर्ट का इन्वॉल्वमेंट था ही, अब फाइनली इसमें लाइट डिटेक्टर टेस्ट का भी अप्रूवल मिल गया है। अब लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी होगा तो पता चलेगा कि भाई कितने लोग थे, कितने लोग नहीं थे। मेरा मानना है, जितना मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते इसको देख रहा हूँ, एक व्यक्ति का रोल इसमें नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति से ज्यादा का रोल है। क्योंकि जिस तरीके से जो जघन्य अपराध हुआ है, मतलब आंखों से खून निकलना, बॉडी के पार्ट्स का फ्रैक्चर होना, हड्डियों का टूटना, जिस तरीके से बॉडी जिस अवस्था में मिली है, मेरा मानना है कि ये एक व्यक्ति का तो रोल नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जिस तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है, आप समझिए, कभी भी सरकार या जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, संस्था होती है, वो किसी को प्रोटेक्ट कब करती है? जब पता होता है कुछ ऐसे पावरफुल लोग इन्वॉल्व हों जो अदरवाइज फंस जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, हमारे सरकार पे आंच आ जाएगी, एक्सेट्रा। तो जो जनता ने उनको बना के भेजा है, उस जनता को प्रोटेक्ट ना करने के बजाय अगर वो किसी और को प्रोटेक्ट कर रही है, तो दर्शाता है कि उनकी मंशा सही नहीं है। जहां तक नंबर ऑफ पीपल की बात है, अभी सीबीआई ने अपना एफिडेविट दिया था उस दिन, जितना भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, पुलिस ने भी दिया है और बहुत सारी जांच चल रही है। अभी बाकी की जांच हमको 5 तारीख को पता चलेगी, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला वापस आएगा। लेकिन मेरे को अगर आप पूछे, मेरा पर्सनल व्यू पूछे, तो जितना मैंने आज तक क्रिमिनल मेरा लिटिगेशन रहा है, करियर रहा है, मैंने देखा है कि ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जिसके ऊपर भी ये एलिगेशन लग रहा है, सब पे सही कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाया है। मैं नहीं मानता हूं कि सिर्फ कलकत्ता में ही इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पिछले एक हफ्ते का ही न्यूज़पेपर आप उठा के देख ले तो हर जगह घटनाएं हो रही हैं। करेक्ट, और उसके बाद ही इतनी ज्यादा हुई हैं। बहुत खराब बात है कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स पे इस तरीके का अटैक, जो आपको बेसिकली बचाते हैं, आपके लिए इतनी सेवाएं देते हैं, जो भी करते हैं, इतना मेहनत से वहां पढ़ के जा रहे हैं अपने लोग, इतना बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री चल रहा है कि भाई किसी तरीके से हम डॉक्टर बन जाएं, क्योंकि एक सही डेकोरेटेड जॉब है। और उस पर आपको अगर इतनी भी सिक्योरिटी ना मिले, वो भी सरकारी संस्थानों में, तो मेरा मानना है कि सरकारी संस्थानों की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है, वहाँ की सरकार की होती है, वहाँ की पुलिस की होती है। इसी हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, सही से पता नहीं चल रहा है कौन कहाँ क्या है। तो मेरा मानना है कि ये लापरवाही के साथ साथ इस घटना में एटलीस्ट बचाने की कोशिश तो डेफिनेटली की जा रही है। तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका जायज़ भी है प्रोटेस्ट करना, और वो लोग मांग भी कर रहे हैं जस्टिस के लिए। बट उन लोगों को भी रोका जा रहा है, या उन लोगों को उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, या फिर उन लोगों को हटाया जा रहा है वहाँ से, या ममता गवर्नमेंट जो पुलिस है वहाँ पर वो तंग कर रही है उन्हें। तो क्या स्टूडेंट के लिए भी कोई स्पेसिफिक लॉ है कि वो लड़ सकता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको आज़ादी है कि प्रोटेस्ट कर सकता है, अपने डिमांड मांग सकता है। ऐसे मामले में अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, अगर उसके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वो भी ऐसे मामले में जो इतना जघन्य है, तो अपने आप में दिखाता है कि आप किस तरीके का एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को। डेफिनेटली आप प्रोटेक्शन वाला माहौल तो नहीं बनाना चाहते, आप किसी और को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ना कि समाज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि स्टूडेंट्स के ऊपर सिर्फ लाठीचार्ज नहीं हुआ है, मैं ऐसे कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूं जो इस मामले में बात उठा रहे थे और उनके घर पुलिस पहुंच गई। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जिसके अकाउंट्स बंद कर दिए गए। कल ही की बात है, किसी का मोबाइल बंद कर दिया गया जो वेस्ट बंगाल में रहता है, क्योंकि वो इस मामले में बात कर रहा था, मोबाइल को ब्लॉक कर दिया गया, नंबर को। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिसको नोटिसेस गए हैं कि अगर और करोगे तो हम तुम्हारे घर पुलिस भेज देंगे, अपना ट्वीट डिलीट करो, या अपना पोस्ट डिलीट करो, या अपना इंस्टाग्राम से अकाउंट डिलीट करो। मैं इनफैक्ट एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसके ऑनलाइन पोर्टल है, उसके जर्नलिस्ट को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा और उसके बाद अपना अकाउंट तक डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने कुछ पोस्ट किया था इस मामले को लेकर। तो आप समझिए, जो डर की भावना है, मेरा मानना है कि कोई भी सभ्य समाज तब काम करता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके मन में खौफ हो, उनके मन में डर हो, तभी वही न्याय संहिता है। यहाँ पे उनके मन में डर नहीं है, डर उनके मन में जो इस तरीके का मैटर उठा रहे हैं।
और अब घर से मैसेज क्या आ रहा है कि भाई इस तरीके का मैटर अगर तुम उठाओगे और घर पुलिस आ जाएगी तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समाज के मन में चार लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल 4 लोग क्या बोलेंगे अगर घर पुलिस आ गई। तो वो एक माहौल बनाने की कोशिश करिए, तुम इस बारे में बात मत करो। सोचिए बंगाल वो राज्य है जहाँ का जो कल्चरल फेस्टिवल बोलते हैं ना, हर राज्य का एक फेस्टिवल होता है, यहाँ का दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा आने वाला है, लोग तैयारियां कर रहे हैं, और इस बार लेकिन लोग वहाँ के कह रहे हैं कि हम तैयारी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे मन में वही चल रहा है। अगर वहाँ की सरकार इस घटना के बाद अगर सही तरीके से कार्य करती और सही तरीके का एक मैसेज जाने देती समाज में तो अलग इमेज क्रिएट होता। आपने वो तो नहीं किया, आपने उल्टा उन्हीं लोग को एक डराने की कोशिश की कि भाई तुम मैटर को उठाओ ही मत। तो मेरा मानना है कि जिस वामपंथ सोच को हराकर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी, आज वो खुद उसी वामपंथ के चंगुल में फंस गई और खुद वो वामपंथी होती जा रही है, और वामपंथ का जो दामन है वो खून से रंगा हुआ है। तो ये जो घटना हुई है ये ममता बनर्जी के दामन में ऐसा दाग है जो कभी नहीं हट सकता है, और उसको छुपाने के लिए उन्होंने जितना उसमें सर्फ लगाने की कोशिश की है वो दाग उतना ही बड़ा होता गया है। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए, जैसे अगर उन्हें वहाँ पर लाठी चार्ज हो रही है तो क्या हम स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए क्या कोई लॉ है हमारे पास जो कहता है उन्हें कि नहीं आप लड़ सकते हो अपना केस, और अगर वो अपना प्रेजेंट कर सकते हैं तो कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? मेरा पूछने नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, स्टेट को साफ डायरेक्शन है कि आप कोई भी ऐसा एक्शन मत लीजिए जो स्ट्रिंजेंट एक्शन हो या अटैक मत करिए आप कॉमन पब्लिक पे। तो फिर भी अगर गवर्नमेंट ने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो ऑर्डर्स गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से अगर वो ऑर्डर्स गए हैं कि आप स्टूडेंट्स पे या किसी पे ऐसे लोकलाइट्स पे नहीं कर सकते हैं, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट क्यों कर रही है? उसका क्या रीजन है? आप सोचिए क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन नहीं है, वो जो कर रही है उसके ऊपर रिएक्शन देखिए। बंगाल के गवर्नर को क्रिटिसाइज करना पड़ गया वहां की राज्य सरकार को कि आप ऐसा एक्शन क्यों ले रहे हो, और अभी 5 तारीख को 5 सितंबर को ये मामला वापस सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है, जो ये केस चल रहा है सुमोटो जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। हम खुद वहां वकील है। पहला मैटर हम यही उठाएंगे कि जिस तरीके का एक्शन लिया गया है लोगों के ऊपर में, बच्चों के ऊपर में, आपने पानी की बौछारें की, लाठी चार्ज किया है, टीयर गैस के गोले छोड़े हैं, हम क्या आतंकवादी हैं? हमने क्या डिमांड कर दिया कि हम आपको आपके पोस्ट से हटा देंगे जैसा हमने बांग्लादेश में देखा? हमने क्या डिमांड किया कि हम मुख्यमंत्री को मार देंगे? मैं ऐसे किसी भी व्यवहार को और विचार को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई भीड़ या अगर कोई समाज जस्टिस की डिमांड करते हुए अगर मुख्यमंत्री के पास जाना चाहता है, आप इस तरीके का एक्शन लेंगे उस पर? आपको लगता है कि प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकता है तो आप उसको कर्व करने की कोशिश करिए, समझ में आता है। आप बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं, जैसे कि आप बस में बैठा के कहीं और लेके चले जाइए, आप हटा दीजिए, परमिशन मत, लेकिन आपने क्या एक्शन लिया है? आपने तो वो एक्शन लिया है कि भाई जैसे हम नॉर्थ कोरिया में रह रहे हो कि भाई आपने अगर नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग अन के बारे में कुछ बोल दिया तो आपके ऊपर गोली चल जाएगी। यहाँ सिर्फ गोली ही नहीं चली, बाकी सब चीज तो हो ही गया। आपने अरेस्ट कर ही लिया, आपने लाठी चार्ज कर ही दिया, आपने पानी की बौछारें मारी दी, आपने टीयर गैस छोड़ ही दिया। किस लिए? क्योंकि कोई जस्टिस मांग रहा है, तो आप कह दीजिए आप जस्टिस नहीं देना चाहते हैं। तो ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ बच्चों का नहीं है, देखिए बच्चों के ऊपर हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि इस पर्टिकुलर मैटर पे स्पेशली बंगाल, मतलब भारत, पूरा भारत इस बारे में बात कर रहा है, लेकिन हम स्पेसिफिक बंगाल पकड़िए और स्पेसिफिक कलकत्ता लीजिए। कलकत्ता के लोग काफी ज्यादा मुखर होकर इस बारे में जस्टिस चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि कलकत्ता जिसका नाम इतना बड़ा है, जिसका इतिहास इतना बड़ा है, उसके ऊपर में ऐसा कोई दाग ना लगे। अगर कल को उनकी बेटियां, उनके बच्चे अगर स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वो सुरक्षित महसूस करें। लेकिन उलट हुआ। बंगाल गवर्नमेंट में टीएमसी के अपने पूर्व सांसद जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी बच्ची मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। उन्होंने जब इस मामले में बोला कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, एक्शन सही होना चाहिए, उनको स्पोक्स पर्सन पोस्ट से हटा दिया गया। ये अभी की बात है। अपने पूर्व सांसदों को नहीं छोड़ा इन्होंने, जिन्होंने भी इस मुद्दे पे बात की। एक इनकी सांसद है जो अदरवाइज हर मुद्दे पे बार बार जाके पार्लियामेंट में बोलती है, हर मैटर में बोलती है। उनसे जब कुछ वामपंथी और उनके अपने फेवरेबल पत्रकारों ने पूछा कि आप इसके बारे में क्या कहती है, उन्होंने उन सबको लाइन से ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, जो अब एक्स कहलाता है। तो बेसिकली आप जवाब नहीं देना चाह रहे, आप जवाब से बच रहे हैं और साथ में आप एक एक्शन ले रहे हैं, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन जो अदरवाइज पीसफुल प्रोटेस्ट पे तो कभी ले ही नहीं जा सकता, और उसमें भी जहां बच्चे इन्वॉल्व है जैसा आपने कहा। तो मेरा मानना है कि ये जो घटना हुई है, घटना कहीं भी हो सकती है, मैं फिर कहता हूं, लेकिन घटना फ्यूचर में ना हो, आपको उसको लेके एक एक्शन लेना चाहिए था।
आपने तो ये कर दिया कि भाई कोई इस तरीके का डिमांड कभी करे ही नहीं जिसमें जस्टिस की बात हो। और बंगाल में पहली घटना तो नहीं है, इसके पहले हमने देखा संदेश खाली में कैसी घटना हुई, जहां सैकड़ों महिलाओं का रेप हुआ कई समय तक और उस मामले को दबाने की कोशिश की गई। हमने देखा कि बंगाल की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि उस तरीके की बात होती है। बंगाल में जो पॉलिटिकल वायलेंस है पिछले 70 साल में सबसे ज्यादा रहा है। हर साल का आप एक एनसीबी का ब्यौरा देखिए, हर साल बंगाल में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस रही है। लेकिन क्योंकि बॉलीवुड को अच्छा नहीं लगता कि बंगाल का हम इस तरीके से पिक्चराइजेशन कैसे करें, तो हमको उसके बारे में पता नहीं है। हम बिहार के बारे में देख लेते हैं, महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं, यूपी के बारे में देख लेते हैं, लेकिन हम बंगाल के बारे में नहीं देखते क्योंकि बंगाल के बारे में बोलने नहीं दिया जाता है। कौन नहीं बोलने दिया जाता है? तो अभी ममता नहीं बोलने दे रही है, पहले वामपंथी नहीं बोलने देते थे। तो इनका जो क्लच है, एक इकोसिस्टम जो बना के रखा हुआ है, उसे बाहर नहीं निकलना चाह रहे। इनके एक सांसद साकेत गोखले वो बरखा दत्त के शो पे गए। बरखा दत्त तो खुद मानी जाती है लेफ्ट वाली पोर्टल की, मैं उनके शो में कई बार गया हूं। बरखा दत्त से उनका आर्गुमेंट हुआ क्योंकि वो बोलने ही नहीं दे रहे थे। बरखा दत्त ने उनको इवेंचुअली अपने शो से निकाल दिया और कहा कि पहली बार मैं अपने शो से किसी को निकाल रही हूं। सोचिए, सिटिंग सांसद साकेत गोखले राज्यसभा से हैं और किसी मैटर पे। तो मेरा मानना है कि इस मैटर को जिस तरीके से तृणमूल की सरकार बंगाल की ने डील किया, और कल क्या स्टेटमेंट आया ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी का कि अगर जिस तरीके से जैसे चल रहा है अगर आप बार बार करोगे तो बिहार जल जाएगा। सोचिए, जो व्यक्ति बंगाल को नहीं संभाल पा रही वो बिहार को जलाने की बात कर रही है। वो मतलब देश में सिविल वॉर कराना चाहती है क्योंकि आप उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बेसिकली ममता बनर्जी, और ये पहली बार नहीं कि ममता बनर्जी, देखिए हो सकता है कल आपको और मेरे को लीगल नोटिस आ जाए, पुलिस हमारे पास आ जाए, लेकिन सच तो सच है। ममता बनर्जी का पुराना इतिहास रहा है, कभी उनके यहाँ रेप उनकी घटना होती है बंगाल में तो उनका ये स्टेटमेंट रहा है पास्ट में, जब उन्होंने कहा है कि हो सकता है उसका लव अफेयर रहा हो। एक बार रेप की घटना थी तो हो सकता है तो उन्होंने ये बोला कि ये तो वामपंथ की है। एक बार किसी ने उनसे कोई प्रश्न पूछ लिया था और आज जिस महिला के शो पे उनसे प्रश्न पूछा गया था वो उनकी अपनी सांसद हैं, सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई की वाइफ है वो, जो कि इंडिया टुडे के बहुत बड़े पत्रकार हैं। सागरिका घोष के समय में, सागरिका घोष के शो में किसी लड़की ने उनसे एक प्रश्न पूछा था कुछ घटनाओं के बारे में। वो शो छोड़ के चली गई थी ये बोलते हुए कि ये लड़की वामपंथी है, सारे वामपंथी है जो बच्चे थे वहां पे। तो ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी अचानक से आज इस तरीके से रूड हो गई, हिटलर शाही दिखा रही है, हमेशा से वो इतिहास रहा है। ये अलग बात है कि आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि भारतीय न्याय संहिता हमको प्रोटेक्शन देगी। हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो ये केस चल रहा है जिसमें डॉक्टरों के प्रोटेक्शन की बात हो रही है उसमें कुछ न्याय निकलेगा। लेकिन हमको इतिहास नहीं भूलना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल जाता है उसको फ्यूचर में कहाँ जाएंगे आपको पता नहीं होता है। तो और राजनीति भी अजीब तरीके से हो रही है। आज कांग्रेस पार्टी इस बारे में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 5 दिन के बाद पहला स्टेटमेंट आया कांग्रेस, मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाता हूं, लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, 5 दिन के बाद पहला स्टेटमेंट आया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी आज कुछ नहीं बोल रही है। बेसिकली कांग्रेस पार्टी उस मोड में चली गई कि हम जीरो हो जाए इस स्टेट में, जो कि हो गए हैं, लेकिन हम ऐसे मुद्दे पे नहीं बोलेंगे जिसमें बीजेपी अदरवाइज जिस मैटर को उठा रही है। क्या ये मैटर बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी का था? ये मैटर तो प्रॉपर एक महिला का था, एक डॉक्टर का था, एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर का था, एक समाज का था, एक उसके चरित्र का था। क्या इस मामले में नहीं बोलना चाहिए था लोगों को? लेकिन प्रियंका वाड्रा तो नहीं बोल रही है, राहुल गांधी तो अब नहीं जा रहे हैं। जब हाथरस की घटना हुई थी तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट था कि कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं जो मुझे हाथरस जाने से नहीं रोक सकती है। तो कौन सी ताकत उनको कलकत्ता जाने से रोक दी? 5,000 रुपए का टिकट। चिराग भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके शो पे बोलता हूँ 5,000 रुपए हम उनके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, चले जाए बंगाल, कलकत्ता। नहीं जा पाएंगे, वो कुंफू करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, लेकिन सही मुद्दों पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको राजनीति चलानी है। आप हर जगह की बात करेंगे लेकिन आप बंगाल की बात नहीं करेंगे, बंगाल की उस लड़की की बात नहीं करेंगे। शशांक भाई, आप कलयुग के बारे में क्या सोचते हो? कलयुग चरम पर है, जैसा दिख रहा है, जिस तरीके से समाज जा रहा है, जिस तरीके से चरमपंथ फैल रहा है दुनिया भर में। कलयुग की जब बात की गई थी पहली बार विष्णु महापुराण और भविष्य पुराण में जब बात की गई थी, दशावतार की हम बात करते हैं, तो हमने देखा कि जब भी समाज में धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतरित होते हैं। अगर एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर की कलकत्ता जैसे शहर में अगर मौत हो जाए और उसके बारे में हम बात करने से हिचकें, अगर ये धर्म की हानि नहीं है तो और क्या है? जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, अगर उसको धर्म की हानि नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड चीजें चल रही है, बिल्कुल कलयुग, मेरा मानना है कि यही चरम है।
क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेल कर रहा है वो डर पैदा करने के लिए, या हमारी सोसाइटी फेल हो रही है, या हमारी गवर्नमेंट कहीं फेल हो रही है कि हम ऐसे लॉज नहीं निकाल पा रहे हैं जिससे एक इंसान के मन में खौफ आए कि एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए? नहीं, लॉज तो या फिर कोई एक इंसान जो क्रिमिनल है वो उसका माइंडसेट ही उस तरीके से डेवलप्ड है कि उसको कुछ भी कर लो, वो क्रिमिनल है, वो करेगा ही करेगा। नहीं, मेरा मानना है लॉज काफ़ी है और लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं। ऐसा नहीं कि लॉज वीक है। और अब तो भारतीय न्याय संहिता जो BNS आई है वो और स्ट्रिक्ट होके और सुदृढ़ होके न्याय देने के लिए ही आई है। तो मेरा नहीं मानना है कि न्याय में कहीं भी दिक्कत है कि कहीं कानून वीक है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, क्रियान्वित कैसे हो रहा है उसकी बात है। अगर घटना हो रही है कलकत्ता जैसी और उसमें FIR करने में अगर आपको 15 घंटे लेट हो रहा है, उसमें आप कानून का दोष नहीं दे सकते। अगर केस 10-10 साल चल रहा है उसका दोष होगा। अगर किसी क्रिमिनल को पता होगा कि उसके क्राइम करने के 6 महीने के अंदर में, साल भर के अंदर में उसको सजा हो जाए तो क्राइम नहीं करेगा। अगर किसी क्रिमिनल को पता है कि FIR सही टाइम में हो जाए और उसको पकड़ लिया जाएगा तो क्राइम नहीं होगा। अगर पता है कि भाई कैमराज हैं, रिकॉर्डेड हैं, सरकार उसके सपोर्ट में खड़ी नहीं होगी तो क्राइम नहीं होगा। लेकिन आज इस देश में विपरीत चीज़ें चल रही हैं। कई बार सरकार सपोर्ट में आ जाती है, कई बार पुलिस सपोर्ट में आ जाता है, कई बार प्रशासन सपोर्ट में आ जाता है, कई बार इस तरीके की व्यवस्थाएं हो जाती है कि आप छूट जाते हैं। अब सोचिए, आप ये बात कर रहे हैं, 1992 का एग्जांपल लेता हूँ। आज हम 2024 में ना, 1992 में अजमेर शहर राजस्थान का एक बहुत फेमस शहर है जहाँ दरगाह है अजमेर शरीफ की। अजमेर में बहुत बड़ी एक इंडिया की सबसे बड़ी ब्लैकमेल की घटना हुई। वहाँ एक बहुत बड़ा फेमस स्कूल है, सोफिया स्कूल, सोफिया गर्ल्स स्कूल। ठीक है। अचानक से सोफिया गर्ल्स स्कूल के बहुत सारी लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। तो मामला है कि क्या मामला था, तो पता चला कि अजमेर दरगाह से जुड़े हुए लोग, चिश्ती लोग, जो कि उस समय यूथ कांग्रेस के बड़े मेंबर होते थे अजमेर में, राजस्थान में। ठीक है। वो लोग एक लड़की को लेके आए, उसके साथ आपत्तिजनक फोटो खींची, उसको ब्लैकमेल किया, उसकी तहत उसके थ्रू और लड़कियां लाए और किया, और धीरे धीरे वो फोटो सर्कुलेट हो गया पूरे शहर में। ठीक है। और कम से कम 500,000 लड़कियों के साथ रेप और इस तरीके की घटनाएं हुई। जब वो फोटोज बाहर आए तो लड़कियों ने सुसाइड किया, बहुत सारी लड़कियां छोड़ के भाग गई, शहर छोड़ दिए। और सोफिया स्कूल, अगर आप हिस्ट्री देखें तो सोफिया स्कूल बहुत अमीर स्कूल है, बहुत महंगा स्कूल है। तो वहाँ जो पढ़ने वाले लोग हैं वो IAS, IPS, नेता, मंत्री, जज, उनके बच्चे हैं। लेकिन उस घटना के बाद आज 2024 में 22 साल के बाद उस घटना के ऊपर फैसला आता है और अब जाकर सजा होता है उन सभी गुनाहगारों के पॉक्सो कोर्ट से। और अब उनके पास ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट जाएं, सेशंस कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। अब सोचिए, जिन घटना, मतलब वो जिन बच्चियों के साथ हुआ था, अब उनके पोती हो गए होंगे। 22 साल बाद वो जिंदा भी हैं? हाँ, गूगल में उनकी फोटोज हैं, आप देखिए, सब बूढ़े हो गए। अच्छा। हाँ, तो अब क्या सजा होगी उनको? आजीवन कारावास हुआ है। लेकिन क्या वो आजीवन कारावास, ये 22 साल जो केस चल रहा था 1992 से, 22 साल नहीं 32 साल हो गए, 1992 से लेके आज तक, क्या लगता है कि वो सही डिसीजन है इतने साल के बाद? इसीलिए इस तरीके की चीजें जो है ना, वो मॉब जस्टिस को बढ़ावा देती है। मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर उन्हीं को अगर किसी ने गोली मार दिया तो बोलते हैं अच्छा, कम से कम एक पापी दूर हुआ। आप खुद उस तरीके की चीज बढ़ावा दे रहे हैं। क्या 1992 की घटना का जो सजा है 1994 में नहीं आ सकता था, 1995 में नहीं आ सकता? लेकिन नहीं, इस मामले में तो बोला ही नहीं गया, क्योंकि जो करने वाले क्रिमिनल्स थे इस केस में सारे के सारे मुसलमान हैं, और जो जिनके ऊपर हुआ है, जो विक्टिम्स है, सारे के सारे हिंदू थे। तो कोई बोलता ही नहीं था उस मामले में, पर अब जाकर इस पे फैसला है। तो क्यों नहीं आया पहले, क्यों नहीं आया फैसला? मतलब क्या रीजन रहा? प्रशासन, समाज, पुलिस, गवर्नमेंट, बिल्कुल सब कुछ, सब इकोसिस्टम। जिस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो अजमेर शरीफ है। अजमेर शरीफ के ऊपर हर साल कितना चाहवा चढ़ता है, तो उससे जुड़े हुए चिश्ती के ऊपर क्या एक्शन हो सकता है और कितनी जल्दी हो सकता है, आप खुद सोच लीजिए। ये छुपाने वाली और घुमाने वाली बात नहीं, और सबको पता होना चाहिए कि अजमेर स्कैंडल क्या था। अजमेर सेक्स स्कैंडल सर्च करे कोई, समझ में आ जाएगा क्या था। तो 1992 की घटना, 2024 का जजमेंट। तो आपने बोला कि कुछ लॉज जो अभी ऐसे कुछ लॉज भी हैं, ऐसे कुछ कानून हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ऐसे कौन से लॉज हैं जो, या फिर आप मुझे बताओ, मुझे तो अवेयरनेस नहीं इस बारे में, कि कौन से लॉज हैं ऐसे जो इतने स्ट्रिक्ट होने के बाद भी एक क्रिमिनल वो क्राइम कर देता है?
यार देखिए, निर्भया कांड जब 2012 में हुआ था तो जस्टिस वर्मा के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे JS वर्मा, जस्टिस वर्मा के अंदर में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने स्ट्रॉन्ग लॉज सजेस्ट किया क्या होना चाहिए इस देश में। स्ट्रॉन्ग लॉज बने, इम्प्लीमेंट भी हो गया। मेरे ख्याल से 2018 में फिर चेंज हुए थे, 2018 में और स्ट्रॉन्ग किया गया। लेकिन पॉइंट क्या है कि अभी भी जो उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पा रहा है। अभी भी अल्टीमेटली देखिए, इन्वेस्टिगेशन किसको करना है, FIR किसको लिखना है, चार्जशीट किसको बनानी है, वो पुलिस को लिखनी है। तो जब तक पुलिस रिफॉर्म्स आप नहीं करेंगे तब तक क्रिमिनल रिफॉर्म्स करके क्या फायदा हो जाएगा। तो जो दिक्कत है वो पुलिस रिफॉर्म्स की है। दूसरी बात की पुलिस सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और केंद्र सरकार दोनों कर सकती है। पुलिस कंट्रोल में तो आती है स्टेट के, लेकिन पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। दूसरी बात क्या है कि नंबर ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स पर 1000 पीपल या पर 10,000 पीपल या पर लाख पीपल जितने हैं वो बहुत कम है। तो आपको पुलिस ऑफिशियल्स ज्यादा तैनात करने पड़ेंगे अगर आपको शांति चाहिए। वो आप जब तक नहीं करेंगे तब तक समाज शांति से नहीं रह सकता। 1 जुलाई को भी कुछ बीजेपी के अपने उन्होंने मोमेंटो में डाला था कि हम वुमेन सेफ्टी को ज़्यादा ऊपर रखते हैं। और ममता, आपको इस बारे में पता है कि ममता जी ने उन्हें लेटर भेजा था कि विक्टिम्स जो अपने ये जो रेप केसेस हो रहे हैं इसके जो हमारे पास लॉज हैं इसको और स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। फालतू बातें। क्यों? आप जस्टिस वर्मा कमेटी पढ़िए। जस्टिस वर्मा कमेटी में एक डिमांड था कि हर रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा होनी चाहिए। जस्टिस वर्मा ने कहा कि हम नहीं करेंगे ऐसा। सिंपल एग्जांपल था, अगर किसी के साथ रेप होता है और आप अगर हर रेप विक्टिम के गुनाहगार को फांसी की सजा देते हैं तो विक्टिम के जिंदा बचने के चांसेस और कम हो जाएंगे। क्योंकि मौत की सजा तो, किसी को मारने की सजा तो ऐसे ही आपको फांसी हो जाएगी। अगर आप हर रेप विक्टिम के क्रिमिनल को अगर आप फांसी की सजा देते हैं तो आप सोचिए कितने रेप विक्टिम बचेंगे। इसीलिए जानबूझकर कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया गया। अगर रेप विक्टिम बच जाए, गैंग रेप अगर इस घटना में हुई है और उसके बाद अगर वो व्यक्ति बच जाती है और फिर भी आप उसमें फांसी देते तो 100% चांस है कि आप उसको मार ही देंगे। क्योंकि जीता जागता कोई विक्टिम है तो उसका जो सबूत है, उसकी जो गवाही है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी रैदर देन किसी मृत व्यक्ति की। इसीलिए किया गया था। इस तरीके की जो बयानबाजी, इस तरीके के जो लेटर आ रहे हैं वो एकदम फालतू बातें हैं। रैदर देन ममता बनर्जी को ये चाहिए था कि आज वो ये सुनिश्चित कर देती, उन्होंने कलकत्ता हॉस्पिटल मामले में तो गड़बड़ किया ही किया, प्रोटेस्ट का नाटक तो किया ही। अगर उनके मन में सही में एक अच्छी बात अवधारणा होती कि हमको बंगाल को सुरक्षित करना है तो उनको ये जरूरी करना चाहिए था कि उनको बाकी हॉस्पिटल्स में सुरक्षा प्रदान करना चाहिए था, बंगाल में बाकी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए था। वो तो उन्होंने नहीं किया। तो ये जो दोस्ती पॉलिटिकल बयानबाजी है कि इसको और स्ट्रांग कर दीजिए, इसको ये कर दीजिए, इसको वो कर दीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि और स्ट्रांग नहीं कर सकते। स्ट्रांग करके क्या फायदा होगा? क्या फायदा नहीं पिछले 20 साल में कितने लोगों को इस देश में फांसी की सजा हुई है रेप के केस में? 4 कोई, एक जो निर्भया वाला केस था 4 कोई थी, हाँ, एक ये 4 और उसके अलावा एक और, मतलब 5, टोटल 7-8, टोटल 7 या 8 फांसी हुआ है जिसमें से 5 को हुआ है रेप के मामले में। करेक्ट, निर्भया और इसके पहले आखिरी धनंजय चटर्जी 2003 वेस्ट बंगाल। क्यों नहीं और लोगों को फांसी की सजा हुई? क्यों? क्योंकि यही है ना कि फांसी की सजा आप ऐसे ही नहीं दे सकते किसी को। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, ये क्राइम ऐसे हुआ, इसके पीछे इतनी घृणित मानसिकता कि इसको फांसी की सजा देनी चाहिए। ये सजा तो कोर्ट देगा, कोर्ट में प्रूव करने का काम किसका है? राज्य सरकार का। कि केस राज्य के खिलाफ होता है, कोई भी क्रिमिनल केस इस देश में जो होता है वो राज्य के खिलाफ होता है। राज्य खुद बहस करता है, राज्य अपने वकील प्रोवाइड करता है, राज्य पैसे खर्च करता है, राज्य अपने अनुसंधान करता है। तो क्यों नहीं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे? नहीं, आप प्रोटेक्ट करने के पीछे पड़े रहते हो। तो चाहे वो अजमेर दरगाह का मामला हो या वो आज बंगाल का मामला हो, जब तक स्टेट पैट्रोनेज करना बंद कर दे तब तक इस देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुकेगा। आज केंद्र ने ला दिया कि भाई 50% हम आरक्षण देते हैं महिलाओं को संसद में और विधानसभाओं में। ठीक है, आपने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन महिलाएं वहां तक पहुंचेंगी तब तो। आप तो उनको बचाने का कार्य ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ राज्यों ने अच्छा कार्य किया है, जहाँ पे पहले हरियाणा जैसे राज्य में या यूपी में बहुत डिफरेंस था मेल और
फीमेल के बर्थ रेट्स में, उसको लेके आपने काफी अच्छा काम किया, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन जहां आपकी कमियां हैं उसको पूरा होना चाहिए। आपने जैसे कहा कि स्टेट छुपाने के पीछे क्यों लग जाती है, स्टेट को लगता है हम एफआईआर नहीं होने देंगे या मैटर दबा देंगे तो हमारा पॉलिटिकल करियर अच्छा रहेगा। समस्या वही है, आपके मन में जब तक ये रहेगा कि हमको क्राइम को छुपाना है तब तक आप क्रिमिनल को सजा नहीं दे सकते। आपको होना चाहिए कि हम इतने क्राइम्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक भी क्राइम अछूता ना चला जाए, ताकि एक भी क्रिमिनल बच ना जाए। आप उस दिन अच्छे राज्य हो जाएंगे।